हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना डे 4। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी सीरीज 150 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री इन 10 डेज, जिसमें हम ये 150 क्वेश्चंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, यानी 15 क्वेश्चंस पर डे। ठीक है, उसमें हमने 3 दिन तक 45 क्वेश्चंस अभी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम 15 क्वेश्चंस और करेंगे और 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा डे 4 आज कंप्लीट हो जाने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल हर पार्ट को लेकर चल रहे हैं। ऐसे आज हम करने वाले हैं 3 चैप्टर्स के ऊपर। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद IUPAC नेमिंग, ठीक है, और उसके बाद एक आपके लिए सरप्राइज हमने रखा है, बहुत अच्छा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग टफ होने के साथ साथ एक इजी चैप्टर भी है। क्यों टफ और क्यों और इजी क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि टफ इसलिए है कि इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे पढ़ने होते हैं। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो टफ उस वजह से हो जाता है। ठीक है, और इजी क्यों है, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो उसके बेसिस पर ही इस पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है ना, अगर आपको मान लीजिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, NCERT लेवल पे आपने किया हुआ है, तो इतने ज्यादा टफ क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में तो नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपको देख के चलनी है। और एक चीज और आज हम इस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज मेरा मूड है। बहुत सारे पूछ रहे थे बच्चे की ट्रिक्स बताओ, ट्रिक्स। ठीक है, तो ट्रिक्स हर क्वेश्चन में नहीं लगती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हर क्वेश्चन में वैसे भी ट्रिक्स नहीं लगती है। ट्रिक्स लगती है जो क्वेश्चन इजीली सिंपली हो सके। ट्रिक का मतलब यही है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को 1 मिनट या 2 मिनट में कंप्लीट कर दें। ठीक है ना, जिसमें 2 से 3 मिनट लग रहा हो। तो हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक लग जाती है, लेकिन हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, दूसरा आप बातों में बताना, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई है तुक्का मारने पे। तो तुक्का क्या चीज होती है? ठीक है, मुझे नहीं लगता जेईई मेंस में तुक्केबाजी चलती है। क्यों? क्योंकि जेईई में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई भी आपका फिक्स्ड ऑर्डर नहीं रहता है। अगर आपने मान लो ये सोच लिया कि 25 क्वेश्चंस में से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 25 में से आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ABCD। ठीक है, 4 ऑप्शंस होते हैं एक क्वेश्चन के सही होने के। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/4 होती है। आपने अगर ये सोच लिया कि A ऑप्शन आ रहा है 6 बार या 7 बार या 8 बार, B ऑप्शन आएगा 7 बार, ठीक है, C ऑप्शन 5 बार, ठीक है, D ऑप्शन आएगा हमारा, कितना बच गया 25 में से 6 बच गया ना, तो 6 बार ये आएगा। अगर आपने इस तरीके से सोच के कर लिया, या आप ये सोच रहे हो कि आपके 25 में से आपने 10 क्वेश्चन ट्राई किए या 15 क्वेश्चन ट्राई किए, उसमें सबसे कम आ रहा था आपका C, और आपने आगे के सभी पार्ट्स में C लगा दिया, तो आपको लग रहा होगा कि 6 में से 3 सही हो जाएंगे, 3 गलत हो जाएंगे, तो आपको 12 - 3 9 नंबर मिल जाएंगे +9 फालतू के। तो ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने भी जेईई मेंस दिया है, ठीक है ना, मैंने भी जेईई एडवांस दिया है, तो ये चीजें उसमें नहीं चलती है। और जो लोग भी वीडियोस इस पे बना रहे हैं वो आई डोंट नो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि तुक्केबाजी से जेईई मेंस आप नहीं कर सकते। जेईई में अगर कोई क्लियर हो रहा है दैट मीन्स वो डिजर्विंग है, उसने मेहनत किया है। बिना मेहनत किए और बिना पढ़े आप जेईई में नहीं जा सकते। ठीक है, जेईई बिना मेहनत के तो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, IIT NIT जाना है तो डिजर्विंग बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत किए बिना आप IIT में नहीं जा सकते हो। ये तुक्केबाजी से तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत चल जाता है, जैसे सपोज करो आपने अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आगे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एलिमिनेशन मेथड आता है, जैसे क्वेश्चन में होता है ना, क्वेश्चन देखा, इसके 4 ऑप्शन थे, ठीक है, उसमें से आपने एलिमिनेट कर दिया। अब एलिमिनेट कैसे कर दिया? मान लो आपको पता था कि C और D तो हो ही नहीं सकते, किसी भी रीजन से क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि C और D इसमें हो नहीं सकते, ठीक है, यूनिट वाला भी एक चलता है, फिजिक्स में बहुत चलता है कि यूनिट देख लो, ठीक है, ऐसा एक आध क्वेश्चन होता है, और लास्ट वाला ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो उसके चांसेस 3/4 होते हैं सही होने के। वो फिर भी थोड़ा बहुत सेंसिटिव या फिर लगता है, कॉमनली ये हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट तुक्का मारना नहीं। ठीक है, जैसे आपने एलिमिनेट कर दिया A और B में है, अब आपको पता है इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, तो आप चांस ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 50%, यानी 1/2। तो यानी या तो ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है, तो उसमें आपको चांस है कि मार्क्स मिल जाए। पर वैसे तुक्का लगाने में, इनडायरेक्टली 4 में से 1 में लगाने में, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 25% रहेगी, 1/4। ठीक है, तो 75% चांसेस आपका गलत हो जाए। यहां पर 50% है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आप थोड़ा ध्यान रखना। अब आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं जेईई के,
थोड़ा सा इन सब बातों पे गौर करना आपको बहुत जरूरी है। और जेईई में एग्जाम के टाइम में ना बहुत सारी चीजें बदल जाती है। जैसे कि जब आप फर्स्ट टाइम, अगर आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा, जेईई मींस फर्स्ट टाइम अगर आप दे रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जो पहले दे चुके हैं, जो ड्रॉपर्स हैं वो तो दे ही चुके होंगे, उनको तो सारा आइडिया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। जब आप दूसरा अटेम्प्ट देने जाओगे तब तक आप सब कुछ सीख चुके होगे। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के भी आते हैं कि बहुत इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, आप गलत कर आते हो। जैसे मैं अपने टाइम बताऊं तो 2018 में जब मैंने दिया था और फिर 2019 में दिया, उन दोनों में बहुत डिफरेंस था। फर्स्ट वाले में मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में मैंने 4 क्वेश्चन ऐसे किए थे जो मुझे आते थे और मैं वहां गलत करके आया था। तो वो सारी चीजें आपके साथ भी होगी, आप भी देखोगे। ठीक है, तो ये सब चीजें चलती रहती है। फिलहाल आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा डे 4। और डे 4 पे कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग एंड आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन किससे आया है? रिडॉक्स से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन से। क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन हमें दे दी है Cr2O7 प्लस Fe2 पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, गिव्स अस क्या मिल रहा है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस Fe3 पॉजिटिव प्लस CO2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए या एन फैक्टर निकाल लो, दोनों चीज में से कुछ भी कर लो। ठीक है, आपका दोनों से काम बन सकता है। मैं कहूंगा कि अगर आपको एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है, तो आप हाफ रिएक्शन लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, पहली हाफ रिएक्शन इसमें बनेगी Cr2O7 टू Cr पॉजिटिव वाले में क्या होगा? पहली हाफ रिएक्शन इसकी लिखते हैं। ठीक है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, यहां पे इसकी कितनी हो गई ऑक्सीडेशन नंबर? ये देखो यहां पर कितनी हो गई? Cr2O7 पर 2 नेगेटिव चार्ज भी है, यहां पर ये देखा नहीं ना, 2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो Cr2O7 2 नेगेटिव टू Cr3 पॉजिटिव। अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, देखो 2x माइनस 7 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू -2। देखो यहां पर रफली मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं, 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल्स टू -2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालनी वैसे आपको आती होगी। ये 14 उधर जाके 14 माइनस 2 12, x कितना आ गया यहां पर? x आपका कितना आ गया? प्लस 6। ठीक है, प्लस 6 हो गया, तो यहां प्लस 3 होगी, प्लस 6 होगी, प्लस 6। हाँ, वो पूरे क्रोमियम की तो निकालिए, प्लस 6, यहाँ प्लस 3 है, तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे? यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ना, यहाँ 6 प्लस है और यहाँ 3 प्लस है। ठीक है, तो 3 प्लस बनाने के लिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे या यहाँ -3 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बेसिकली आपको बता दिया। ठीक है, और इसमें हो क्या रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं, यानी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा देखो Fe2 पॉजिटिव वाला केस, Fe2 पॉजिटिव से बन रहा है Fe3 प्लस। ठीक है, Fe3 प्लस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, या यहां पर माइनस इलेक्ट्रॉन लिखता है। ठीक है, मतलब तो वही हुआ ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तब यहाँ Fe2 पॉजिटिव हुआ ना। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्लस है चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा यहाँ पे, या यहाँ से माइनस इलेक्ट्रॉन करेंगे तो वहां F3 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो C2O4 2 नेगेटिव, इससे क्या बन रहा है? CO2। अब देखो CO2 में C की वैलेंसी 4 है, +4, क्यों? 2 इंटू -2 उधर जाके प्लस। अब यहां पर देखो -8, 8 उधर गया, 8 - 2 +6 कितना? 2x, तो यहाँ कितनी थी? +3। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी कार्बन की इस पे। अब ये C2 है, तो यहाँ पर 2 कार्बन लेने के लिए यहाँ पर 2 CO2 रखेंगे, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। देखो 2 ऑक्सीजन 4, यहाँ भी 4, कार्बन 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा? मुझे ऐड करना होगा। मतलब इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या किया? यहाँ पर देगा, इसने लूज कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो +4 पे आएगा।
लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नहीं, अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की हुई है, ठीक है। 2 इंटू +4 +8, तो +2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तब +6 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी +6 है, ठीक है। टोटल चार्ज देखना होता है ना। तो यहाँ पर टोटल अगर आप देखा जाए, अगर आप यहाँ पर टोटल देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, इंटरचेंज किस किस का हुआ है, ठीक है। यही पूछा था ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। तो 3 तो यहाँ पर थे, ठीक है, 1 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर थे, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप एन फैक्टर से भी कर सकते हो, पर एन फैक्टर आपका ज्यादा चलता है उसमें, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन में। ये बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी, तो सिंपल थी, तो आप कर सकते थे। और इसको आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ देख लो ना, +6 से +3 आ रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ +2 से +3 आ रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो +3 से +4 आ रहा है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 इंटू 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 1 3 3 और 3 6। तो ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा रिडॉक्स के क्वेश्चंस बड़े ही आएंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन रहती है। जैसे ये वाला आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी आपकी अच्छी खासी कैलकुलेशंस होगी, ठीक है। जैसे इसमें पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन X की MnO4 निगेटिव प्लस YCO4 2 निगेटिव। ये अच्छा क्वेश्चन है। XMnO4 निगेटिव प्लस YC2O4 2 निगेटिव प्लस ZH। अभी H पॉजिटिव वाला हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन बनाएंगे ना, तो वो तो हम बाद में जब बैलेंस करेंगे तो X का उसी में देख लेंगे। XnMn2 पॉजिटिव प्लस 2YCO2, ठीक है। H2O वाला भी आप छोड़ दो, वो तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम बाद में लिखेंगे ना। अभी हम हाफ रिएक्शन से ही करने वाले हैं, ठीक है। ये X को भी आप छोड़ सकते हो, वैसे ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट रिएक्शन देखो, MnO4 निगेटिव, मुझे पहले क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर Mn की +2 पे है, क्योंकि चार्ज ही +2 है। यहाँ पर देखोगे तो आ जाएगी +7। कैसे आ गई Mn की +7 मैग्नीज की? देखो यहाँ पर 4 इंटू -2 -8 और 8 -1, उधर -1 चार्ज था, उधर गया 8 -1 +7, ठीक है। तो +7 से +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। +7 से +2 स्टेट में आने पे कितने इलेक्ट्रॉन मेरे को ऐड करने पड़ेंगे इसमें, ये बताओ जल्दी। 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका रिडक्शन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। 5 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने होंगे ना +7 से +2 पे लाने के लिए। नेक्स्ट देखो C2O4 2 निगेटिव प्लस कितना है 2CO2 लिखते हैं इसको, ठीक है। Y को अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो हमें निकालना है, वो हम बाद में निकाल भी लेंगे, ठीक है। तो C2O4 2 निगेटिव माइनस बन रहा है 2CO2, यहाँ पे है +4, यहाँ पे है +3, ठीक है। ये तो पता हो गया कैसे +3 आई। 8 - 2 6, 2x = 6 +3, ठीक है। अब देखो +3 से मुझे 4 इलेक्ट्रॉन पे लाना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ प्लस नहीं अब माइनस करना होगा। माइनस कितना करना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करूंगा तब जाके ये +4 पे आएगा, -2 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला, क्योंकि +1 का चेंज आ रहा था और कार्बन कितने हैं 2, तो कितना करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, या यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते तो ये बन जाता। अभी थोड़ी देर पहले तो देखी थी ऐसी सिमिलर, ठीक है। तो ये दोनों हो गई, बस यही दो है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। देखो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करूं मैं इसको बैलेंस करने के लिए, इसको अगर मुझे एडिशन भी करना है, इसको कट करना है इलेक्ट्रॉन को, तो ऐड करूंगा तो 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। पर इसको पूरा अगर मेरे को बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करना होगा, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाली रिएक्शन में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी रिएक्शन को, ऊपर वाली को कर दूंगा 2 से, इसको कर दूंगा 5 से, हो गया ना एलिमिनेट। देखो 5 × 2 10 इलेक्ट्रॉन, 2 × 5 10 इलेक्ट्रॉन। जब इनको ऐड करूंगा तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो ये कट हो जाएगा ये करते ही, ठीक है। और ये कैसे हो जाएगा 2MnO4 निगेटिव, ठीक है। और प्लस में ये वाले इस साइड इसमें लिखेंगे, इस साइड पे, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पे, ठीक है। ये इसमें कितना 5 C2O4 2 निगेटिव गिव्स अस, अब देखो ये वाले में 2Mn2 पॉजिटिव, 2Mn + 2 प्लस कितना हो गया 2 × 5 10 CO2,
बताओ समझ आया कि नहीं? ठीक है ना, इसको एलिमिनेट करके रिएक्शन लिख दी डायरेक्ट। अब देखो, अब आएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला काम। ये तो बैलेंस हो गई है पूरी। देखो यहाँ 2Mn थे, यहाँ 2Mn है, यहाँ 10 कार्बन थे, यहाँ 10 कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है। ऑक्सीजन भी तो बैलेंस करने हैं, तो 2 × 4 8, 5 × 4 20, 28 टोटल ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 28 होने चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हैं 20। तो अब 8 ऑक्सीजन ऐड और करने पड़ेंगे। और ऑक्सीजन ऐड करने के लिए क्या रूल होता था, उस तरफ उतने ही H2O ऐड कर दो और दूसरी तरफ उतने ही H पॉजिटिव ऐड कर दो। तो 8 H2O ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 ऑक्सीजन ऐड करने हैं। ठीक है, 8 H2O, और कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 × 2 16। तो 16H प्लस मैं इस साइड ऐड कर दूं अगर, तब मेरा काम बन जाएगा। अब ये देख लो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। मेरे हिसाब से पूरी बैलेंस हो गई है। ठीक है, 16 हाइड्रोजन, उतने 16 हाइड्रोजन हमने यहाँ ऐड कर दिए। ठीक है, H प्लस। और देखो ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, 8 ऑक्सीजन और 20 28, यहाँ पर 8 और 20 28, 28 हो गए। अब मुझे x y z की वैल्यू बतानी थी। अब देख लो, यहाँ पर MnO4 में x की जगह क्या है 2, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2, x की वैल्यू कितनी होगी 2। YC2O4 2 नेगेटिव, y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से कंपेयर करते ही 5। ठीक है, z की वैल्यू कितनी हो गई, लास्ट बचा z था H पॉजिटिव, यानी कि 16। ठीक है, यहां से भी देखो z था Z/2 H2O, 16/2 8 H2O। तो पूरी तरीके से आ रहा है ना कंप्लीट। तो आंसर होंगे x = 2, y = 5, z = 16। ठीक है, तो 2 5 16 कितना होगा 2 5 एंड 16, 2 5 एंड 16। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चांसेस कम होते हैं कि मतलब जेईई में ऐसा है, थोड़ा इससे सिंपल ही आएगा क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम आते हैं, बट आपको तो आना चाहिए। Which of the following is an example of a redox reactions? ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है साथ में। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। पहली रिएक्शन देखो H2 + Cl2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना हो गया +1 -1। हाँ, तो देखो हाइड्रोजन का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन का क्या हो गया रिडक्शन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया और इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो ये तो होगी, ये तो है रिडॉक्स रिएक्शन। अगला देखो H2O टूट रहा है H2 + O2 में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। देखो यहाँ +1 था, यहाँ -2 था, तो ये आ गया 0 पे, ये आ गया 0 पे। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में भी सेम ही चीज हो रही है। नहीं, रुको। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में H पॉजिटिव था, 2H पॉजिटिव टूटा किसमें हाइड्रोजन में। तो यहाँ पर इसको 0 पे आने के लिए क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। दैट मीन्स क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में देखो O-2 था। ठीक है, ये टूट गया हमारा O2 में। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2H2O लगा देना बाद में। ठीक है, 2H2O लगा देना। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन होंगे तभी वो O2 बनेगा ना। तो यहाँ पर देखो 2 × -2, इसको मुझे 0 पे लाना है, तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके ये 0 पे आएगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो हाँ, तो यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, NaCl में देखो ये तो हो ही रहा है, सिंपली +1 -1, ऊपर वाले की तरह ही हो गया। देखो +1 से टूट गया 0 पे, ये 0 पे। तो देखो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी है। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ऑल ऑफ द अबव आ रहा है, इट मेक सेंस कि हाँ ये ठीक हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको चेक क्या करना है, 2 ऑप्शन चेक करने के बाद। अगर उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही आ गए, आपके 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, तीसरा नहीं भी आ रहा, तो आप ऑल ऑफ द अबव लगा दो, क्योंकि 2 ऑप्शन तो सही है, इसका मतलब तीसरा नहीं भी है तो वो होना चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सेंस बनता है, पर डायरेक्टली तुक्का मारना इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रिएक्शन है H2SO3, ये तो बहुत इजी है, तो आपको देखते ही कर देना चाहिए। मैं आपको इजीली समझा रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में आ रहा है ना, तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इसको करने में। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इससे सिंपल क्वेश्चन आ नहीं सकता जेईई में, अगर रिडॉक्स में से आना हो। अब देखो ये +4 से चेंज हो रहा है +2 पे, +4 से चेंज हो रहा है +2 पे, रिडक्शन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ऐड करेंगे तभी ये Sn +2 पे आएगा ना।
यहां पर देखो सल्फर की कितनी है, -6 + 2 + 4 यहां पर कितनी है, देखो सल्फर की -8 और +1 -7 और उधर गया 7 - 1 +6। देखो ये आ गया +4 से +6 पे, तो ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो ये है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एक तरफ, रिडक्शन हो रहा है। तो देखो इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, H2SO3 होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जो खुद का ऑक्सीडेशन करके दूसरे वाले को रिड्यूस कर दे वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसने इसको रिड्यूस करा दिया और खुद का क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन। तो H2SO3 क्या हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, H2SO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं, कहीं एक से ज्यादा तो सही नहीं है। H2SO3 इज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोस रिडक्शन, नहीं ये तो उल्टा बोल दिया, रिडक्शन तो वो जाएगा ना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीडेशन करवाएगा, रिडक्शन तो करवाएगा नहीं। ठीक है, SN4 पॉजिटिव इज द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, नहीं इसका तो रिडक्शन हो रहा है। SN4 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, हाँ इसका रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर ये ऑक्सीडेशन में ही क्यों जाएगा फिर, तो ये भी गलत, तो एक ही सही है बस, फर्स्ट वाला। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये सब सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, बस एक सेकंड वाले को छोड़ के वो जो लंबी इक्वेशन बनी थी, ठीक है, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, सिखाने के लिए था। जेईई मेंस में उतनी लंबी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कम आता है। ठीक है, फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन ZnS प्लस Cu2 पॉजिटिव 0.1 मोलर, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूरा देखना। Cu2 पॉजिटिव 0.1 मोलर गिव्स अस Zn प्लस 1 मोलर प्लस, ठीक है, इसका E0 सेल भी दिया हुआ है, E0 सेल भी दिया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन है और हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इसके लिए शायद, हाँ ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, ये सब दी हुई है, ये देखो, ये इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका कंसंट्रेशन दे रखी है अगर दोनों की, तो क्यों निकाल सकते हैं रिएक्शन क्वेश्चन, वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की। ठीक है, प्रोडक्ट की कितनी है Zn प्लस, रिएक्टेंट की कितनी है Cu2 प्लस, दोनों की गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 अपॉन में 0.1 कितना आ गया, 10 आ गया ना। ठीक है, ये हमें बाद में काम आएगा इसलिए हमने पहले निकाल लिया। अब ई सेल निकालना है, ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है और यहां पर भी पढ़ोगे। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है नस्ट इक्वेशन से, ई सेल क्या होता था हमारा, E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n log base 10 क्यूब, यही होता था कि नहीं होता था, 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। देखो सिर्फ क्या करना था, क्वेश्चन निकालना था, अब इसमें वैल्यूज डालनी है। ये कोई क्वेश्चन है, 1.1 माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो चेंज कितना हो रहा है जल्दी बताओ, 2, चेंज क्यों 2 हो रहा है, देखो Cu2 पॉजिटिव से Cu पे चेंज हो गया है। ठीक है, log base 10 और ये कितना है 10, ये मैंने निकाल दिया था ना क्वेश्चन ऊपर अभी 10। ठीक है, ये कितना आएगा, देखो इसको 0.06 मान सकता हूं मैं, तो 0 लगभग 0.03 आएगा, इतना तो कर सकते हैं, पॉइंट का इतना तो चल जाता है, और अप्रोक्सीमेशन भी तो कोई चीज होती है। ये तो 1 हो जाएगा, log base 10 ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1.1 माइनस 0.03 कितना हो जाएगा ये 1. अगर मैं इसे 1.10 लिखूं तो 1.07 वोल्ट। बताओ इतना ही आएगा कि नहीं, इसमें से कौन सा है, परफेक्ट आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, 1.07 वोल्ट। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या आता है, ये 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था, और 1 मिनट भी अगर आपको कैलकुलेशन में लग रहा है तो गारंटीड है कि ये तो आपसे हो ही जाएगा। तो ऐसे मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है ना, वो आपको नहीं छोड़ने हैं, यही आपको रैंक दिलवाने वाले हैं, यही आपका सिलेक्शन करवाने वाले हैं, ये ध्यान रखो। और मैं हमेशा कहता हूँ इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को कभी मत छोड़ो, याद रखो। हार्ड को एक बार को छोड़ दो, हार्ड के साथ तो एक प्रॉब्लम है कि ये होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ना हमेशा आपका सिलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ 3 एलिमेंट्स x = 1, y = 2, z = 3,
द टाइप ऑफ बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन एक्स जेड एंड वाई जेड रिस्पेक्टिवली वुड बी। अब इसमें बताओ क्या होगा, ठीक है। इसमें देखो x दे रखा है 1, y दे रखा है 2, z दे रखा है 3, ठीक है। अब इनको फॉर्म करवा रहे हैं, इनको फॉर्म करवा के क्या बॉन्ड बनने वाला है। तो आप हमेशा से जानते हैं आयनिक बॉन्ड कब बनता है, आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों के बीच में जैसे A है और B है, ठीक है, इनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तब आयनिक बॉन्ड बनता है ना। मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से अगर ज्यादा है तब आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर लेस देन 1.7 होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये चीज पता है ना, बस यही लगाना है यहाँ पर। अब देखो एक्स जेड में क्या होगा, x की कितनी है 1 और z की कितनी है 3, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, और ये क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1.7, दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड, दैट मीन्स आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई जेड, ठीक है। एक्स जेड का हमने देख लिया कि आयनिक बॉन्ड है, वाई जेड का देखो, y का कितना है 2 और z का कितना है 3, 2 माइनस 3 कितना, या 3 माइनस 2 करो तो 1, ठीक है। 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 करो 1, लेस देन 1.7, क्या बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, क्या बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। बताओ समझ आया कि नहीं, ठीक है। एक्स जेड में 3 माइनस 1 2, वाई जेड में 3 माइनस 2 या 2 माइनस 3 1, ठीक है। मुझे बेसिकली डिफरेंस देखना था, तो 1 आ रहा है ना, लेस देन 1.7 है तो क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका ऑप्शन होगा, फर्स्ट होगा आयनिक, सेकंड होगा कोवेलेंट, तो आयनिक कोवेलेंट बी ऑप्शन, ठीक है। समझ आ गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा है तो वो आयनिक बॉन्ड होगा, अदरवाइज कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो हमारा, एन आयनिक बॉन्ड ए पॉजिटिव बी नेगेटिव इज मोस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड व्हेन। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप जानते हो थोड़ा बहुत, अगर पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा होगा इसका भी यहाँ पर यूज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में अलोंग जाने पर डिक्रीज होती है और पीरियड के अलोंग जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपने पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की क्वालिटी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए, अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो क्या क्या बेसिकली इसका क्राइटेरिया होगा। तो देखो ए पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ए पॉजिटिव मतलब हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। बी नेगेटिव क्या करेगा, खींचेगा, इससे खींचेगा अपनी तरफ। बी नेगेटिव क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। सो इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी हाई, ठीक है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ही लो होनी चाहिए। और आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होनी चाहिए, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का भी सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है। ग्रुप में अलोंग जाने पर डिक्रीज होती है, पीरियड के अलोंग जाने पर इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होनी चाहिए, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने थे। अब आप चेक कर लो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो कहां पर है और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई कहां पर है, ठीक है। देखो द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज हाई, ये तो पहली गलत हो गया, ये क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई, ये सही है बी। थर्ड वाला भी देख लो एक बार, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज हाई। दोनों हाई कैसे हो सकती है, दोनों हाई हो जाएंगे तो बॉन्ड ही कैसे बनाएंगे फिर। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज लो, नहीं, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन, देखो केमिकल बॉन्डिंग में ही तो आप हाइब्रिडाइजेशन सीखते हो, ये तो मेन क्वेश्चन है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन आप कोऑर्डिनेशन में भी पढ़े थे, ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो या इसमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो, एक ही बात है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना,
Which molecule exhibits sp3d hybridization and a trigonal bipyramidal geometry? ठीक है, sp3d hybridization है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होना चाहिए। ये किस किस में होगी, तो एक एक करके चेक करना होगा। ठीक है, जैसे PCl5, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, P। ठीक है, PCl5 की कैसी बनेगी, देखो ऐसे Cl 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 Cl, ठीक है, इस टाइप से बनेगी PCl5। अब इस पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, और कोई लोन पेयर है P पर, नहीं, P पर कोई लोन पेयर नहीं है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बॉन्ड बन गए, फॉस्फोरस 5 ही बॉन्ड बनाता है, तो इस पर कोई भी अगर लोन पेयर नहीं है तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा, sp3d। ठीक है, sp3d 5 बॉन्ड बना लिए ना उसने, तो ये कंप्लीटली sp3d दिखाएगा, और कोई लोन पेयर नहीं है तो इसकी जो क्या कह सकते हैं ज्योमेट्री है उस पर कोई चेंज नहीं होगा, तो ज्योमेट्री भी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा राइट हो गया। अब नेक्स्ट चेक कर लो CH4, नहीं ये तो कार्बन पे तो 4 बॉन्ड बनते हैं, केवल 5 बॉन्ड तो बन ही नहीं सकते। ठीक है, ये तो टेट्राहेड्रल हो गई sp3। BF3, इसमें 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, NH3 इसमें भी 3 ही बॉन्ड बनेंगे, तो केवल एक ही हमारा बच जाता है, फिर कौन सा, PCl5, तो एक ही आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, देखो आप जितना इजी कर सको। अगर आपने एक ऑप्शन देख रखा है ना कि sp3d वाला है, मतलब 5 बॉन्ड बनाने चाहिए सेंट्रल एटम को, या 4 बना रहा है तो लोन पेयर ऐसा हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के, इस टाइप के ऑप्शन को आपको ढूंढना है, क्योंकि वहां पर आपको टाइम की थोड़ी कमी होती है, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट खुद भी करना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैंने जैसे बताया, आप पहली बार अगर देने जाओगे ना, और जब आप सेकेंड टाइम जाओगे आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। The bonding in the carbonate in ion CO3 2 negative can be best described as। अब देखो कार्बोनेट आयन में क्या होता है, ये रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर आपको याद हो गई होगी, इसकी तो यादें ताजा हो गई होगी आपकी, इस टाइप से। ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता था, इस पे -1, इस पे -1। ठीक है, इस पे -1, इस पे -1। अब इसी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या क्या बन जाती थी, देखो ये यहां पर आ गया। अब मैं बार बार वो नहीं लगवाने वाला हूं, ठीक है, लोन पेयर वाला, आप उससे आइडिया लगा लेना। ठीक है, डायरेक्टली जो -1 से दिखा रखे हैं, ठीक है, वो वैसे ऑक्सीजन वाले हैं, और जिस पे डबल बॉन्ड आ रहा है उस पर कोई -1 चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, -1 चार्ज किस पे आएगा, केवल जहां बॉन्ड 2 नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, वैसे आपने बेसिकली आप इसका पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो आपको पता होगा, जिसको नहीं पता वो ऐसे याद रख लो। ठीक है, इसकी 3 स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये इंटरचेंज होता रहेगा, तो इसमें एक डबल बॉन्ड आता है और 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन में और 2 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, 3 सिंगल बॉन्ड गलत बताया, तो अभी एक डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन ऑक्सीजन में और 2 सिंगल बॉन्ड, तो 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड विद रेजोनेंस, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, आपको तो सिर्फ यही देखना था। नेक्स्ट चलते हैं अब हम असर्शन टाइप क्वेश्चन। ये असर्शन टाइप क्वेश्चन आपके इस वाले चैप्टर में से जरूर आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में से। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको एक असर्शन दे देता है, फिर उसका रीजन बताता है कि क्या ये रीजन सही लिखा है, और अगर सही लिखा है तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और ये वाले में ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, इसीलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन रखे हैं असर्शन वाले। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। असर्शन है द फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम इन द NO3 नेगेटिव आयन इज 0। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज तो आपको चेक करना आता ही होगा। फॉर्मल चार्ज जैसे चेक करते हैं, देखो जैसे मुझे NO3 2 नेगेटिव का लेना है, NO3 नेगेटिव है ना। ठीक है, तो नाइट्रोजन कैसे अटैच होगा इसमें, मैं वैसे ही बना लेता हूं। ठीक है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है ये आपको पता है, कितने बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है वैसे तो।
ठीक है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो हम चौथा बॉन्ड भी इसका कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में, 5 माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और -1/2 इनटू टोटल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, -1/2 टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 4, कितना 8। ठीक है ना, ये तो आपको निकालना आता ही होगा फॉर्मल चार्ज। कितना आ गया, 5 - 4 1। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहाँ कुछ था नहीं तो 0 या मत लिखो। ठीक है, कितना आ गया, +1, 1 या +1 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कितना आ रहा है आपका +1, ये कितना बता रहे हैं 0, तो ये गलत हो गई, ये असर्शन ही गलत है। ठीक है, अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, अगर आपने इतना चेक कर लिया था, इतना सिंपल था, देखो अगर आपने सिर्फ इतना चेक कर लिया तो आपको ये तो पता चल गया कि कोई भी ऑप्शन देख लो जिसमें असर्शन फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। रीजन पढ़ो, द फॉर्मल चार्ज एन एटम इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर, हाँ जो बॉन्ड पेयर में डिपेंड नहीं कर रहे हैं, एंड बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, जो बॉन्ड बन रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ठीक है, लेकिन क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, नहीं। क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सही है लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो अब हमें देखना है ऐसा ऑप्शन हो, असर्शन जिसमें फॉल्स हो और ये ट्रू हो लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आप देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, गलत, असर्शन ही गलत है, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, यहां पर ही छोड़ दो जहां पर भी ट्रू लिखा है असर्शन। अब देखो, द असर्शन इज ट्रू, गलत, द असर्शन इज फॉल्स, ये सही होगा, बट द रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा आता है असर्शन का, द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन इज लार्जर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। चलो चेक करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ के लिए क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है बॉन्ड लेंथ के लिए चेक करने के लिए कि डबल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड वाले से ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड वाले से ज्यादा होती है। और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड से पेयर्ड होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी नाइट्रोजन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ लार्जर है नाइट्रोजन से, तो सही है, असर्शन तो सही है। रीजन पढ़ो, ऑक्सीजन हैज अ ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर देन नाइट्रोजन रिजल्टिंग इन अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। नहीं, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3, और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन हम निकालते थे कितना होता है 2। किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का ज्यादा है। वैसे भी आप देख लो ना, बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो नाइट्रोजन से उसकी बॉन्ड ऑर्डर कम होगी कि ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नाइट्रोजन का ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। वैसे भी अगर ऐसे इसी कॉन्सेप्ट से भी चेक कर सकते हो, अगर आपको ये याद नहीं है, वैसे तो याद ही होगा, सिंपल है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन 3 होता है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन 2 होता है, निकाल भी सकते हो आप। ठीक है, निकालना तो आता ही होगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, लेकिन पेपर में आप कैलकुलेट करोगे उतना ज्यादा उससे बेटर है। बॉन्ड लेंथ आपने देख लिया, ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से, तो इसका उल्टा कर दो, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन से। ठीक है, ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन हैज अ ग्रेटर बॉन्ड ऑर्डर, ये गलत हो गया, नाइट्रोजन का ज्यादा है, वैसे भी पता चल रहा है 3 और 2। ठीक है, तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, गलत। यहां पर भी देखो ट्रू दे रखा है, दोनों को गलत, दोनों सही कैसे हो सकते हैं, ये तो गलत है रीजन। द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ये भी गलत है, असर्शन ट्रू है बट द रीजन इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, तो इसमें देखो क्या होता है ई नॉट में, इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, कौन, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा ये उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये उतना अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, तो ये चीज की कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अब आपको ऑप्शंस में वही ढूंढना है। ये अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी सामने वाले को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब रिएक्शन में क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करेगा, आपका दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही होता है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। तो द मोर पॉजिटिव ई नॉट द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, गलत, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा स्ट्रॉन्ग। मोर निगेटिव ई नॉट, अगर ई नॉट निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, लेकिन ये बोल रहा है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा बोल रहा है, ये भी रॉन्ग। द हाफ रिएक्शन विद द मोर निगेटिव ई नॉट इज रिड्यूस्ड, और यहां बोल रहा है द हाफ रिएक्शन विद द मोर पॉजिटिव ई नॉट इज रिड्यूस्ड। बताओ कौन सा सही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो निगेटिव होगा वो क्या करना चाहेगा, वो रिड्यूसिंग, निगेटिव वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो हाफ रिएक्शन क्या होगी, मोर पॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के लिए। आप जल्दी से बताओ, ये अगर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो ये क्या होता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। और बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसका उल्टा करो, मोर निगेटिव ई नोट होगा तो वो क्या करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा तो रिड्यूस करेगा। तो यहां पर ऑप्शन में क्या होगा, ये वाला सही होगा, मोर निगेटिव ई नोट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आईयूपीएसी नेमिंग आ गया आपका, छोटा सा है ये आपका 1 घंटे में खत्म भी हो जाता है। अगर आप एक वीडियो देख लो वन शॉट, यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हुई है, मैंने खुद बनाया है इस पे, ठीक है, तो वो आप चेक कर सकते हो। आईयूपीएसी सबसे इजी चैप्टर है आपका, अगर मेरे को लगता है जो केमिस्ट्री में सबसे बेसिक है, ऑर्गेनिक का आपका बेसिक चैप्टर है, ठीक है। इसमें से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, ठीक है। इसमें आपका फ्री के नंबर है, जो आपका एक क्वेश्चन आएगा वो आप मान के चलो +4 में ही हो आप आईयूपीएसी में, ठीक है। मुश्किल से 30-40 सेकंड का तो क्वेश्चन ही होता है। ग्रुप्स के नाम आप याद कर लेना, कौन से सबसे स्ट्रॉन्गर है, जैसे COOH सबसे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन गिनो, इसको भी ऐड करो, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहोगे मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट की, यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है हम वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। ये शहंशाह है, जहां ये खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहीं से कार्बन चेन को स्टार्ट कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सफिक्स में हमारा क्या होगा, ओइक एसिड होगा, क्या होगा, ओइक एसिड होगा, ठीक है। और 6 नंबर की कार्बन चेन है, मैं इसको पहले यहां लिखता हूं, ठीक है। हेक्स ओइक एसिड, ओइक एसिड आप कहोगे हेक्सेन होता है ना, हाँ हेक्सेन होता है, लेकिन हेक्सेन नहीं है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ईन आएगा। और हेक्स में भी ईन कौन सा वाला आएगा, तो इसको दोबारा ही लिख देता हूं मैं अच्छे से। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, हेक्स 3 ईन। और ई नहीं लगा रहा हूं अभी, क्योंकि अभी आगे लिखना है। 1 पे क्या, ओइक एसिड, हेक्स 3 ईन ओइक एसिड, या हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। 1 लिखने की बजाय आप डायरेक्ट ओइक एसिड भी लिख सकते हो, तो हेक्स 3 इन ओइक एसिड। और अब एक और चीज बची है, OH। ये OH हमारा सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। सो ये हो जाएगा आपका 2 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन ओइक एसिड। इसमें देखो कौन सा है, ये वाला 2 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इन ओइक एसिड, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ जल्दी से। सिंपल है, देखो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा कौन सा ग्रुप बन रहा है, देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, OCH3, एमीस मिथाइल ग्रुप होता है, OCH3 लिखेंगे इसको। अब देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो 1, फिर यहां से 2, फिर यहां से 3, फिर यहां से 4, ठीक है।
1 2 3 4, ठीक है, ये हमने प्रेफरेंस दी। और ये वाले पूरे को हम क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। किसको, इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। तो ये हमारा 1 पे बेंजोइक एसिड है, 2 पे क्लोरो है, 4 पे मिथॉक्सी है। 4 पे क्या है, मिथॉक्सी। तो पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 2 क्लोरो 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के, ठीक है। इसके बाद आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, डे 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब आप बताओ इसका क्या होगा। आप वीडियो पॉज करके पहले अपने आप लिख लो, ठीक है। देखो इसमें यहीं से स्टार्ट कर दो, ज्यादा मुश्किल हार्ड क्वेश्चन ये है नहीं। क्या करना है, देखो CH2CH, इसको ना आप डिवाइड कर लिया करो जब आपके एक से ज्यादा ग्रुप आ जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो आप क्या किया करो, इसको बांट लिया करो, ठीक है, ठीक है ना। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5। चाहे आप यहां से भी करते हैं ना तो एक ही बात की, 1 2 3 4। यहां पर भी 2 पे मिथाइल आता है, आप यहां से कर रहे हैं तो यहां पर भी 2 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। ये 3 पे ही आता, तब भी यहां से भी करते तो 1 2 3, यहीं पे 3 आता। हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, इसको देनी है, कीटोन वाले को, ठीक है। तो कीटोन को प्रेफरेंस देनी है तो क्या पहले लिखेंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो नहीं है, ये देख लो, नहीं, ये तो खैर ग्रुप है ना, ये तो ग्रुप है, कीटो ग्रुप, तो इसको तो छोड़ दो, ठीक है। टोटल कितने हैं, पेंट 5 के लिए क्या आता है, पेंट पेंटेन और कितना 3 ओन, पेंट 3 ओन या पेंटेन 3 ओन। और कितने पे बी आर आ रहा है, 4 पे, तो 4 ब्रोमो। और मिथाइल कितने पे आ रहा है, एक चीज और रह गई, मिथाइल भी तो रह गया, 2 पे, 2 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है, 4 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओन, ठीक है, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। और इसी के साथ हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो बहुत मजा आया इस आज का ये सेशन करके आपके साथ, और उम्मीद है कि आगे भी ये चलता रहेगा। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और अभी 60 क्वेश्चन हुए हैं, आगे और क्वेश्चन 90 क्वेश्चन अभी और बाकी है, यानी 6 दिन और बाकी है। तो ये जेईई का बहुत अच्छा आपका सिलेबस कवर हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा रिवीजन हमने ढूंढा है, आप जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है। अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी तो ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीजें करनी है। आगे हम थर्मोडायनेमिक्स भी लेकर आएंगे। उसके अलावा आपका एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड है, एंड और भी बहुत सारी चीजें, जीओसी भी करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।